बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। और व्यूअर्स, अब आज की हम खबरें और चंद अहम सवालात। पिछले 4 दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। भारत की तरफ से जितनी दफ़ा लफ्जी गोलाबारी की गई, पाकिस्तान ने ना सिर्फ इसका भरपूर जवाब दिया बल्कि अब मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर टारगेट भी सेट कर लिया गया है। व्यूअर्स, जंग के बादल भारत और पाकिस्तान की सरहद पर आपको नजर आएंगे और पाकिस्तान ने अब एटमी ऑप्शन पर गौर जो किया है, इसका मतलब क्या है और एटमी ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तान भारत को किस किस्म का जवाब दे रहा है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर 36 हथियारों का मुआहिदा, ये माजरा क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और पहला हमला पाकिस्तान करेगा, ये किसने कहा, और इस वक्त सकर्दू में पाक फौज की मशकें और पाक फजाइया का क्या इस वक्त टारगेट है, ये भी आपको बताएंगे। और इस वक्त व्यूअर्स, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर आप जाएं तो खान से मुलाकात जरूरी है, ये ट्रेंड कर रहा है। और जो इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बीरबल हैं, वो भी आपको ये नारा बुलंद करते हुए नजर आएंगे कि कॉन्फ्रेंस बुलाओ और कप्तान को बिठाओ। ये बात किसने की, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर व्यूअर्स, लंदन से भी खबर है, भारतीय गिरफ्तार हुआ, ये भारतीय कौन है, इसकी तफसील भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको लंदन से खबर ये दें कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की इमारत के ऊपर हमला हुआ। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया सीसीटीवी फुटेज की मदद से और अब पता चल रहा है कि इसका नाम अंकित लव बताया जाता है। इसकी उम्र 41 साल है और इसे फॉर्मली पाकिस्तान हाई कमीशन की बिल्डिंग के ऊपर हमला करने के जुर्म में चार्ज किया गया है और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ये कंफर्म किया है। खबर के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन पुलिस ये बताती है कि अंकित लव 41 विद नो फिक्स एड्रेस वाज फॉर्मली चार्ज ऑन संडे 27 ऑफ अप्रैल। कल इसे चार्ज किया गया। ही वॉज रिमांडेड इन कस्टडी टू अपीयर एट द वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑन मंडे। और फिर इसे रिमांड पर पुलिस कस्टडी में दिया जाता है और फिर इसे वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। और ये भी बताया जाता है कि ऑन संडे मॉर्निंग अंकित थ्रू स्टोन्स इन पाकिस्तान हाई कमीशन एंड कॉज क्रिमिनल डैमेज टू द प्रीमिसेस। आप बरतानिया में किसी इमारत को जब नुकसान पहुंचाते हैं तो ये क्रिमिनल डैमेज के अंदर आता है। और ये ज़रूरी नहीं कि आपने दीवारों को नुकसान पहुंचाएं या शीशे तोड़ें। अगर आप किसी दीवार के ऊपर कोई तहरीर भी लिखते हैं तो इसे क्रिमिनल कंसिडर किया जाता है और आपके खिलाफ क्रिमिनल डैमेजेस का जो चार्ज है वो लगाया जाएगा। अब जो इसके अंदर इंटरेस्टिंग खबर इस शख्स के हवाले से ये भी है कि अंकित फाउंडेड वन लव पार्टी इन 2016। 2016 में इसने वन लव पार्टी के नाम से एक जमात जो है वो बनाई एंड वांटेड टू बीट सादिक खान टू बिकम द मेयर लंदन। और इनकी ख्वाहिश थी कि लंदन के मेयर बने और इन्होंने सादिक खान को हराने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। कॉल्स हिमसेल्फ महाराजा ऑफ कश्मीर, चार्ज फॉर द वेंडलिज्म। जो अपने आप को कश्मीर का महाराजा कहते थे, आज उन्हें वेंडलिज्म के चार्जेस के ऊपर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी साहब को ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से खबर दें। ख्वाजा आसिफ ने बरतानवी खबर रसा एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया और अगर भारत की तरफ से किसी किस्म का एडवेंचर किया जाता है तो ख्वाजा आसिफ हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस बता रहे हैं। अब ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी ख्वाजा आसिफ नहीं करते। ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये पाकिस्तान की आवाम का इंतखाब नहीं बल्कि किसी और का इंतखाब है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ऑप्शंस हैं मुमकिना, इनके ऊपर हमें ख्वाजा आसिफ को कोट करके दुनिया को बताना पड़ रहा है कि अगर एडवेंचर हुआ तो हम इसका किस तरह से जवाब देंगे। अब ख्वाजा आसिफ साहब हमारी मजबूरी है जी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं कि भारतीय हमले के खदशे पर सरहद पर पाकिस्तान की फौजी कुव्वत मजीद बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी एटमी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ उस सूरत में करेगा जब हमारे वजूद को बराह रास्त खतरा होगा। बरतानवी खबर रसा एजेंसी को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कहते हैं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की तरफ से हमले का इम्कान है और इसी खदशे के पेश नज़र हमने सरहद पर अपनी फौजी कुव्वत बढ़ा दी है। ख्वाजा आसिफ साहब का यह भी कहना था कि सूरत हाल में हमें कुछ स्ट्रेटेजिक फैसले करना जरूरी थे और वो फैसले हमने कर लिए हैं। भारत की बयानबाजी बढ़ रही है। पाकिस्तानी फौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के इम्कान से भी आगाह कर दिया है। अच्छा, अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने जितनी भी बातें कही हैं, पाकिस्तान के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं और जो इस पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर, उन्होंने भारत की तरफ से मिशंस को ब्रीफिंग देना,
पूरी दुनिया में जिस तरह से भारत अपना केस पैक कर रहा है और पिच कर रहा है, इसके तनाजुर में ये तमाम ऑप्शंस रखे और यकीनन वज़ीर दिफा साहब को ये ब्रीफ किया गया कि अगर भारत ने किसी किस्म का एडवेंचर किया तो हम इसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। अब पूरी दुनिया भी ये पूछती है ना कि जनाब दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं, अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान इनिशियली हमला का जवाब भी देगा, रिटेलिएट भी करेगा, जवाब मौसर होगा। अल्टीमेटली ये जंग किस तरफ जाएगी? दोनों मुल्क एटमी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं और जहां तक पाकिस्तान के ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो जो सिक्योरिटी ज़राए वो कंफर्म कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं भारत के, उन्हें किस तरह पाकिस्तान टारगेट करेगा, इस पर पाकिस्तान ने अपने टारगेट को सेट कर लिया है और मुकम्मल तैयारी की जा रही है। अब वज़ीर दिफा मजीद ये भी कहते हैं कि दोनों ममालिक को जौहरी ऑप्शन इस्तेमाल करने से बाज रहना चाहिए। पाकिस्तान हाई अलर्ट है और अपने एटमी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ उस सूरत में करेगा जब हमारे वजूद के लिए ये बराह रास्त खतरा हमें महसूस होगा। अब उस जंग का खदशा मौजूद है या नहीं, इस पर ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि दोनों ममालिक की सरहदों पर फौज खड़ी है और जंग का खतरा मौजूद है। हम जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं और तीनों मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए तैयार खड़ी हैं। अगर मुसल्लत की गई तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन पहल कौन करेगा? हमने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पिछले 2 दिनों में देख लिया किस तरह से फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान ने इसका मौसर जवाब दिया और खबर व्यूर्स ये भी आ रही है और दोनों तरफ से मैंने इसको कंफर्म किया है। भारतीय सहाफ़ी भी हमें लंदन में ये बता रहे हैं कि एक पोस्ट पाकिस्तान की तरफ से उसे तबाह किया गया। अब भारत का मीडिया आपको एक डिफरेंट किस्म की सिचुएशन बताएगा। ये वो आवाज़ें हैं जो भारत के अंदर नहीं सुनी जाती और जिनको कंट्रोल कर लिया जाता है। ये वो सहाफ़ी हैं जो बता रहे हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस दूसरी तरफ से कंफर्म करें कि पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया इसके नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक भारतीय पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। अब व्यूअर्स ये भी इंपॉर्टेंट है जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि जंग से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जंग अगर छिड़ जाएगी, बात नहीं की, बल्कि कहा था कि आइंदा 2 से 3 रोज़ अहम है, लेकिन मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान रिसेंटली आया जिसमें उन्होंने कहा कि जंग हम शुरू कर देंगे, यानी पाकिस्तान इसके ऊपर पहल करेगा। भारत के अंदर इस बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। इस पर तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जवाब दे दिया, लेकिन जो कंट्रोवर्सी आपने पाकिस्तान को लेकर क्रिएट की, इस पर ख्वाजा आसिफ का बयान नहीं आया। ख्वाजा आसिफ ने कहा था, आपको याद होगा दोस्तों, कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए डर्टी वर्क करता रहा है पिछले 30 वर्षों में। ख्वाजा आसिफ साहब, आपके लिए सिर्फ एक ही जुमला है कि कोई शर्म होती है, कोई लिहाज होता है, लेकिन आपने अपने ही फौजियों को मारना शुरू कर दिया। आप अपनी ही स्ट्रेटेजी के खिलाफ जा रहे हैं। भारत का उस 30 साल जो पाकिस्तान अमेरिका के लिए करता रहा या जॉइंट वेंचर था, जो पार्टनर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, आपने उसे डर्टी वर्क के तौर पर दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। तो इसके ऊपर भी आपको स्टेटमेंट जो है वो जारी करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कहते हैं कि दोनों ममालिक की सरहदों पर फौज खड़ी है, खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं और जंग का खतरा बहरहाल मौजूद है। ताहम हर सूरत हाल के लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। तीनों मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए तैयार खड़ी हैं और अगर हमारे ऊपर जंग किसी तरह भी मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, बल्कि इसका मौसर जवाब दिया जाएगा। व्यूअर्स, मैं आपको एक खबर यह भी दे दूं और ये बार बार पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पर रिपीट हो रही है, मुख्तलिफ सोर्सेज इसको कंफर्म कर रहे हैं और भारत के अंदर इस खबर का ऑब्वियसली एक असर भी देखा जा रहा है। खबर के मुताबिक जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी का आगाज नहीं किया और ना ही पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ है। मुतल्लिका जरा ये भी बताते हैं कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुमकिना मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने भी सरहद पार सेक्टर्स को जो अहदाफ हैं इसका तयन कर लिया। ज़राइव्यूर्स ये भी बताते हैं कि भारत के किसी हमले के जवाब में इन अहदाफ को मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अभी तक पाकिस्तान के किसी नॉन स्टेट एक्टर के भी इस वाक़े में मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले, लेकिन जो पाकिस्तान जो काम कर रहा है, ऑब्वियसली दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है और पाकिस्तान ने जिस तरह से कहा कि हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत की तरफ से इसका जवाब नहीं दिया गया। अब भारत का मुमकिना मिस एडवेंचर अमेरिका की साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा जी बराए जनूबी एशिया रॉबिन राफेल हामिद मीर साहब इस वक्त हार्वर्ड में उनसे उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उनसे कुछ सवाल किए, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो पहलगाम हमले की तहकीकात गैर जानिबदार माहिरीन से कराने की जो तजवीज़ है, एक तो हम इसकी हमायत करते हैं और इससे एक पाकिस्तान का इस पूरे वाक़े के अंदर मुलविस ना होना ये एक बहुत बड़ा सबूत है। फिर उन्होंने ये भी बात कही कि पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश मुस्बत पेशरफ्त है और वाक़े के सिर्फ 5 मिनट के बाद
آپ کسی کے اوپر یہ الزام کیسے لگا سکتے ہیں کہ جناب اس کی ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوتی ہے اور پاکستان نے پہلگام واقعہ جو ہے اس کے اندر یہ ملوث پائے گئے؟ اگر آپ کو پہلے سے ہی خبر تھی، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو آپ کو پہلے سے خبر تھی، آپ نے یہ واقعہ ہونے دیا تاکہ آپ پاکستان کے خلاف ایک محاذ کریٹ کر سکیں، یا پھر آپ کے پاس کوئی جنات ہیں، جنات کی فوج ہے جنہوں نے کچھ منٹوں سیکنڈوں میں یہ پتہ لگا لیا کہ یہ واقعہ کہاں کیسے پلان کیا گیا اور اس کی اصل ذمہ داری کس کے اوپر ہم نے عائد کرنی ہے۔ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے جو بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ویورز، عالمی برادری کو حالیہ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک کردار ادا کرنا ہے، دنیا بھر کی یہ آواز ہے، اور اوبویسلی اگر اس خطے میں جنگ شروع ہو گئی تو اس کا اثر صرف پاکستان اور بھارت کے اوپر نہیں پڑے گا بلکہ دنیا کی اکانومی ہلے گی۔ اس خطے کے اندر اگر جنگ شروع ہو گئی تو یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پھر کس کس اور ملک کی اس جنگ کے اندر انٹری ہوتی ہے۔ چائنا کودے گا، دوسری طرف افغانستان، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے کلمہ گو پاکستانیوں کا ساتھ دیتے ہیں یا پھر بھارت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایران اس میں کوئی ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے یا پھر ایران کو بھی مجبوراً اس جنگ میں شامل ہونا پڑے گا، تو یہ جنگ رکے گی نہیں، پھر اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ چائنا اس وقت اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور اس نے پاکستان اور بھارت دونوں کو خاموش رہنے کے لیے کہا اور اس کا کوئی ڈپلومیٹک حل نکالنے کے لیے چائنا بھی اب زور دے رہا ہے۔ تو خطے کے اندر اگر جنگ شروع ہوئی تو یہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، اور اب تو خیر ایٹمی آپشنز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، سوالات پوچھے جا رہے ہیں، خبر رساں ایجنسی کے جو لوگ جا کر وزیر دفاع سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پر یقیناً یہ سوال کیا گیا ہوگا نا کہ کیا آپ ایٹمی آپشن پر غور کر رہے ہیں، تو اس کا جواب پاکستان کی طرف سے دیا گیا کہ اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی اور اگر پاکستان کا وجود خطرے میں پڑا تو پھر ہم ایٹمی آپشن کے اوپر بھی غور کر سکتے ہیں۔ یہ خطے کے لیے کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور اسے یہ جو کشیدگی ہے اس کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے پاکستان کی پرسپیکٹو میں۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، مس ایڈونچر ہوتا ہے، جنگ مسلط کر دی گئی، تو پاکستان کا بچہ اپنے ملک کا دفاع کرے گا، وطن عزیز کے دفاع میں وہ آپ کو میدان میں نظر آئے گا۔ اس میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھے کہ سیاسی جماعتیں یہ قومی سلامتی کے میٹرز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گی اور پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا جائے گا۔ اب دیکھیں نا، خواجہ آصف صاحب کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن چونکہ وہ پاکستان کے آپشنز کی بات کریں، ہمیں انفارچونیٹلی ان کا حوالہ دے کر پاکستان کے آپشنز کے اوپر بات کرنا پڑ رہی ہے۔ تو پولیٹیکل جماعتیں بھی استعمال کریں گی اس سچویشن کو، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو غیر مقبول ہو گئی پاکستان میں اپنے پولیٹیکل فیصلوں کی وجہ سے، وہ بھی اس سچویشن کو استعمال کریں گی۔ لیکن جب تک پاکستان کے دفاع کی بات ہے اور دفاع کی بات آئے گی تو پاکستان کا بچہ لڑے گا، اس میں کسی کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کو نظر رکھنی ہے ان شخصیات پر، خواجہ آصف اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جو پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پوری سچویشن میں سے۔ اور پھر آپ کو خبر دیں کہ یہ بھارت کا جنگی جنون ہے کہ اس نے فرانس کے ساتھ 26 رافیل طیاروں کی خریداری کا معاہدہ کر لیا ہے اور 63,000 کروڑ بھارتی روپے اس کی مالیت بتائی جاتی ہے اس معاہدے کی، اور اس میں سنگل اور 2 سیٹر دونوں اقسام کے طیارے شامل ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق معاہدے کے تحت فرانسیسی کمپنی ڈاسو ایویشن کے تیار کردہ یہ طیارے بھارتی بحریہ کے طیارہ بردار بحری جہازوں سے آپریٹ کیے جائیں گے، اور روسی ساختہ میک 29 کے طیاروں کی جگہ یہ لیں گے۔ اور بھارتی جو وزارت دفاع کے مطابق اس معاہدے سے 22 سنگل سیٹر اور 4 2 سیٹر طیاروں سمیت پائلٹس کی تربیت، سیمولیٹرز ہیں جی، اس کے علاوہ متعلقہ آلات ہیں، ہتھیار ہیں اور کارکردگی پر مبنی لاجسٹک سپورٹ بھی شامل ہے، چونکہ جب آپ جہاز لیتے ہیں تو پھر اس کے پرزے ہیں، لاجسٹک سپورٹ ہے اور دیگر معاملات۔ اب بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ معاہدے کے تحت بھارتی فضائیہ کے بیڑے میں پہلے سے موجود 36 رافیل طیاروں کے لیے بھی اضافی سامان جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ اور ڈاسو ایویشن نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ بھارتی بحریہ فرانس کے بعد پہلی فورس ہے جو رافیل میرین جیٹ طیاروں کو استعمال کرے گی، اور بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے جی کہ فرانسیسی کمپنی یہ طیارے 2028 سے 2032 کے درمیان بھارت کے حوالے کرے گا۔ بھارت نے ابھی ریسنٹلی امریکہ سے بھی کچھ معاہدے کیے، بہت سارا ساز و سامان خریدا ہے جی جنگی، اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے استعمال کہاں کریں۔ تو مودی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے، جس کے بارے میں یہ سوال کیا جا رہا ہے بھارت کے اندر کہ سرکار بوڑھے ہو گئے ہیں اور اب ان سے دیش نہیں چلتا، یہ میں آپ کو کوٹ ان کوٹ وہاں کے صحافیوں کی بات بتا رہا ہوں، لہٰذا اب ان کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو جب آپ کو اپنا جو وقت آخری نظر آ رہا ہوتا ہے نا، سیاسی وقت، تو پھر آپ کچھ بھی کریں گے تو اس وقت وہ
डेस्परेट हुए हैं और इस वाक़े को बुनियाद बनाकर वो भारत की आवाम को अपनी तरफ करना चाहते हैं, जंग मुसल्लत करके नेशनलिज्म का नारा लगा रहे हैं। और मैं व्यूअर्स आपको पाकिस्तान में जो इस वक्त हमारी एयर फोर्स तैयार खड़ी है इसके हवाले से भी बता देता हूँ कि पाकिस्तानी एयर फोर्स ने एक आला दर्जे की फ़ज़ाई जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। ये मशकें दुश्मन के साथ मुमकिन जंगी सूरत हाल की तैयारी के लिए की जा रही हैं। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और एयर चीफ ने इस मौके पर कहा कि पाक फ़ज़ाइया किसी भी ख़तरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको व्यूअर्स खबर ये भी दे दूं कि ये जंगी मशकें सवात और गिलगित में की जा रही हैं। सकर्दू में पाक फ़ौज की मशकें इस वक्त जारी हैं। और फिर ये भी बताया जाता है कि ये जगह सियाचिन के हवाले से काफ़ी आम है, इसलिए भारतीय जंगी जुनून के हवाले से ये वार्निंग पाकिस्तान ने जो मशकें शुरू करके उन्हें जारी की कि अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान इसका भरपूर आपको जवाब देगा। मैं भी आपको खबर ये भी दे दूं जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था ना कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बीरबल भी अब आपको ये नारा लगाते नजर आएंगे कि APC बुलाओ और इमरान खान को बिठाओ। अब हो ही रहा है कि आप ऐसे नारे लगाकर पाकिस्तान की आवाम की गुड बुक्स पे आना चाहते हैं। वो पॉलिटिकल कैपिटल जो आपके पास नहीं है, वो सीट जहां पर जमहूरी लोगों का बैठना उनका ये हक है और पाकिस्तान की जमहूरियत और आईन पाकिस्तान आपको ये हक देता है, आप उससे उन्हें महरूम करते हैं। तो आप अपनी गलती सुधारने की इस नारे के पीछे छुपकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गलती इस तरह नहीं सुधरेगी। इमरान खान को बिठाओ, और बिठाने का सिर्फ नारा नहीं लगना चाहिए बल्कि इमरान खान को लाकर आपको बिठाना भी पड़ेगा। कुछ दिनों से APC की बात हो रही है और फैसल वाडा साहब से जब ये सवाल हुआ कि क्या इमरान खान को भी आना चाहिए तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इमरान खान को भी लाएं। अब फैसल वाडा क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भारतीय हुकूमत को मुतनब्बे करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान अपनी फ़ौज के पीछे खड़ा है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के दिफा के लिए हमारे मुल्क का एक एक बच्चा मैदान में आएगा और लड़ेगा। अगर पानी की धमकी दी तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। ये नलके का पानी तो नहीं है जो भारत मोड़ देगा। अच्छा, अब ये जो पहल हमले की जो की जा रही है, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो अपना इस पे ऊपर जवाब दे दिया, लेकिन ये जो फैसल वाडा हैं उनकी तरफ से कहा गया कि अगर हमारे पानी को रोका गया तो पाकिस्तान इस हमले की पहल करेगा। ये फैसल वाडा की तरफ से नारा लगाया गया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, PTI समेत तमाम पार्टीज को एक जगह बिठाएं और APC बुलाई जाए। ये जंग हुई तो पाकिस्तान और भारत की नहीं बल्कि खित्ते की जंग होगी, और अगर इस जंग को बढ़ाया गया तो फिर ये आलमी जंग बन जाएगी। और एक बार फिर इरफान सदीकी साहब ने बाऊजी को इसका क्रेडिट देने की कोशिश की और तारीख के 2 वाकयात उन्होंने कोट किए। वो ये कहते हैं कि भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बना लेंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं एटमी धमाका करूंगा। अगर आप जनरल शोएब साहब की अगर आप बात सुने तो वो आपको बताते हैं कि आखिरी वक्त तक ये कहते रहे कि जनाब मेरे साथ डील करें, और अमेरिका को ये बार बार मनाने की कोशिश करते रहे। ये अलग बात है कि वो डील नहीं हो सकी, और आज भी उनकी स्टेटमेंट मौजूद है। उन्होंने कहा था जी कि हम इसके ऊपर पहले फिजिबिलिटी देखेंगे और फिर इस पे जवाब आएगा। ये अमजद शोएब साहब की डिटेल गुफ्तगू हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इससे पहले भी माजी में की है, तो वो मौजूद है, जिसमें नवाज शरीफ साहब उस वक्त क्या चाह रहे थे उन्होंने तफसील के साथ बताया। लेकिन इरफान सदीकी साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं एटमी धमाके ज़रूर करूँगा। इरफान सदीकी ये भी कहते हैं कि हम 21वीं सदी में कोई करबला बनने को तैयार नहीं। पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, हमारी अफवाज लड़ना जानती हैं। ये नहीं हो सकता कि तुम पाकिस्तान के पानी को रोक लो और पाकिस्तान की आवाम खामोश बैठी रहे। देखें, जब मुल्क के अंदर एक ऐसी हुकूमत जिसके साथ आवाम नहीं खड़ी और जंग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई, तो जस्ट इमेजिन कि कितना नुकसान होगा पाकिस्तान का, कि आपके पास हुकूमत है लेकिन अवाम की ताकत आपके साथ नहीं है और अवाम आपको मानने को तैयार नहीं है, और आप पाकिस्तान की अवाम की और कौमी सलामती के फैसले कर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा ना कि अनफॉर्चुनेटली मुझे इन्हें कोट करके पाकिस्तान के ऑप्शंस के ऊपर बात करना पड़ी है। मैं आपको व्यूअर्स पंजाब से भी कुछ खबरें दूँ। आलिया हमजा उनको रिहा किया गया, और उससे रिहाई के बाद उनकी स्टेटमेंट्स हैं इमरान खान साहब के हवाले से। वो ये कहती हैं कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते हमारी जेल आनियाँ जानियाँ लगी रहेंगी, लेकिन मैं आवाम को मोबिलाइज़ करती रहूँगी क्योंकि इमरान खान ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है। फिर उन्होंने एक और बात भी कही कि इमरान खान से बेटों की बात इसलिए नहीं करवाई जाती कि जनाब व्हाट्सएप का ऑप्शन मौजूद नहीं है। भाईजान, क्या फ़ोन नहीं है? आप लंदन में क्या लैंडलाइन के ऊपर बात नहीं करवा सकते? और क्या ये ज़रूरी है कि व्हाट्सएप के ऊपर ही बात होगी? मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की अदालतें जब ये फैसला देती हैं तो ये क्यों नहीं कहती कि जनाब जेल के अंदर एक लैंडलाइन है या नहीं है? ये कैसे मुमकिन है कि जेल के अंदर कोई सरकारी
लैंड मौजूद ना हो और जिसके ज़रिए इमरान खान की अपने बच्चों से मुलाकात ना करवाई जा सके। तो ये सिर्फ बहाने हैं। इमरान खान और उनके बच्चों के दरमियान आपने एक सरहद क्रिएट करने की कोशिश की है, एक महाज बनाने की कोशिश की है, जिसमें जजेस जो हैं वो दूसरी तरफ से इमरान खान के ऊपर मुलाकात ना करवाकर एक सर्जिकल स्ट्राइक आपको करते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, फिर जो आलिया हमजा है वो ये भी कहती हैं कि आप अडयाला जेल में इमरान खान के पास जिसको मर्जी भेजें, चाहे कर्नल को भेजें, हवलदार को भेजें या अर्दली हुकूमत को भेजें, एक बात याद रखें कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए जेल में बैठा है। इस पर जितना जुल्म करेंगे वो बर्दाश्त कर लेगा। मैं आपको फिर से खबर पंजाब से भी दे दूं। डॉक्टर्स का मामला ना काफ़ी दिनों से आपको नज़र आएगा पंजाब के अंदर, अब ये तूल पकड़ता जा रहा है और आज जो खबर आ रही है इसके मुताबिक, और इंटरेस्टिंगली इस खबर को पाकिस्तान के मीडिया ने कहीं रिपोर्ट नहीं किया। एक छोटी सी खबर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह से एहतजाज हो और लोग वज़ीर-ए-आला हाउस के अंदर दाखिल होने की कोशिश करें, दीवारों पर चढ़ जाएं और वाटर कैनन और फिर प्रिजन वैन आ गई, इसको तो रिपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया से इसको मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। वो बेचारे करे भी क्या, किसी का बिजनेस इन लोगों के साथ या रिश्तेदारियां हैं या फिर सियासत के अंदर ये मुकम्मल कॉम्प्रोमाइज़ हैं, तो वो उस पोजीशन को इस्तेमाल करते हैं। अब पता ये चला जी कि डॉक्टर फहद, उनकी एक स्टेटमेंट है और ये एहतजाज कर रहे थे, वही बताते हैं कि हम डॉक्टर्स पर, हमारे खवातीन स्टाफ पर पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद किया, बहुत से साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हम हक की खातिर डटे रहेंगे। सरगोदा से जी डॉक्टर उसामा है, उनकी वीडियो मैंने अब से कुछ ही देर पहले देखी और उनके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे, गिरेबान उनका चाक ये पुलिस वालों ने कर दिया। वही कहते हैं कि पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और मोबाइल फ़ोन भी तोड़ दिया और मुझे मेरे खिलाफ महकमाना कार्रवाई इनको करना पड़ी है। वही कहते हैं कि मेरे पास फ़ोन नहीं था, मुझे पाकिस्तान के मीडिया से ये खबर पता चली और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे आकर बताया कि जनाब आपको आपकी नौकरी से फारिग कर दिया गया। तो उन्होंने कहा जी के पास जाहिल लोग हैं, इन्हें यही नहीं मालूम कि हम एक कॉज के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर इस वक्त मैदान में लड़ रहे हैं, तो एक नौकरी क्या 10 नौकरियां भी होंगी तो हम कुर्बान कर देंगे। तो ये नौकरी का मसला नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल का मसला है और हम किसी भी हुकूमत के हाथों अपने मुस्तकबिल को यरगमाल नहीं बनने देंगे। हमारा डॉक्टर सड़क पर इंसाफ के लिए लड़ रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि जनाब हमने बुलेट ट्रेन जो है वो निकालनी है और ये बुलेट ट्रेन चलेगी, तो पहले हमारे बुलेट ट्रेन वाले करतूत तो हों, बुलेट ट्रेन भी आप चलाएं, लेकिन ये जिस बुलेट से आप पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के बच्चों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, पहले ये बंद होना चाहिए। सनम जावेद के केस को आप उठाकर देख लें, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम ये लगा है जी कि दफ़ा 144 की इन्होंने 8 फरवरी को खिलाफ वर्जी की और रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें कर रही हैं, लिहाजा उनके ऊपर FIR जो है काटी गई। अब इसके ऊपर जी रिएक्शन भी आ रहा है और इस रिएक्शन को अगर आप जाकर देखें सोशल मीडिया पर तो कंपेयर किया जा रहा है भारत के साथ कि हमने तो भारत को जवाब देना था, लेकिन हम अपने ही मुल्क की खवातीन के ऊपर इस तरह से अटैक कर रहे हैं। मैं भी आपको एक अपडेट ये भी दे दूं, अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत ना होने पर अदालत की वजाहत आ गई और वो अदालत ये कहती है जी कि वो पुराने मुकदमा सुन रही है, इसलिए अडयाला जेल समाअत नहीं हो रही। इमरान खान के मेडिकल मुआयने की जेल हुकाम की रिपोर्ट पर जज का अदम इत्मीनान का इजहार और दोबारा मेडिकल चेकअप का हुक्म। अब इमरान खान की मुलाकातें और इमरान खान का मेडिकल चेकअप, इमरान खान के साथ बच्चों की जो टेलीफोन पर बात और फिर किताबें, एक्सरसाइज मशीन, आपको नहीं केसेस इन्हीं जो इश्यूज़ हैं इनके इर्द नज़र आएंगे, लेकिन इमरान खान का जो असल केस है अपील का और बरीयत का और ज़मानतों का, ये पाकिस्तान में अदालत के जजेस नहीं लगा रहे। वजह एक ही है जी, इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, बयानी को भी, इमरान खान के सच को भी, लेकिन ये कंट्रोल कर नहीं पाते। और इमरान खान का बयानिया, इमरान खान जेल में बैठकर आपका जो नेशनल बयानिया होना चाहिए था जंग के हवाले से, उसके ऊपर भी आपको इमरान खान की जो है वो छाप नज़र आएगी। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।